नमस्कार दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को अपने YouTube चैनल सिकंदर स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस नए वीडियो में मैं कक्षा 10वीं का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 अध्याय संख्या 1 जो कि हमारा अध्याय का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, एक ही वीडियो में इस चैप्टर को हम लोग पढ़ लेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर जो आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए। पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा चैप्टर का नाम है क्या, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो चलिए सबसे पहले हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया है क्या, तो रासायनिक अभिक्रिया है क्या, सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, कोई एक पदार्थ होता है वो टूट जाता है, या तो कोई दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ जुड़ जाता है और एक नए गुण धर्म वाले पदार्थ का निर्माण करता है, वही हमारा रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जैसे मैं यहाँ पे डिफिनेशन लिख लिया हूँ। जब कोई एक पदार्थ विघटित होकर यानी टूटकर या दो से अधिक पदार्थ मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग कर यानी कि जोड़कर भिन्न गुण वाले एक पदार्थ का निर्माण करता है, एक या एक से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है, उस क्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ रहा है क्या इसमें होता है रासायनिक अभिक्रिया में? कोई एक पदार्थ या तो टूटेगा या तो कोई दो पदार्थ जुड़ेगा या दो से अधिक पदार्थ जुड़ेंगे, जिससे क्या होगा, एक भिन्न गुण वाले पदार्थों का निर्माण होगा। उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। सबसे पहले तो ये डिफिनेशन आप लोग क्लियर रखिए कि जब कोई एक पदार्थ, डिफिनेशन आप लोग लिखते चलिए, याद करते चलिए, यहाँ पे बिल्कुल याद करा दिया जाएगा। क्या लिखना है, जब कोई एक पदार्थ विघटित होकर या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग कर भिन्न गुण वाले नए पदार्थों का निर्माण करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक, उस क्रिया को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल में ले तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे जैसे में यहाँ पे एग्जाम्पल लिए हैं CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को यहाँ पे गर्म किया गया है तो यहाँ पे बना लिया है कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस बना लिया है। तो ये देखिए एक पदार्थ था जो इसे गर्म किया गया तो ये क्या हुआ, दो पदार्थों में मतलब टूट गया। क्या टूटा, एक कैल्शियम ऑक्साइड और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ा। तो यही हमारा क्या हो गया, रासायनिक अभिक्रिया हो गया। एक एग्जांपल और यहाँ पे ले तो देखिए, एक हो गया कार्बन और एक हो गया ऑक्सीजन। इसको जब गर्म किया गया तो ये CO2 बना लिया, एक पदार्थ का निर्माण किया। इसमें देखिए ये एक पदार्थ था, ये टूटकर दो पदार्थ में बट गया। अब ये दो पदार्थ था, ये क्या होगा, जुड़कर इसमें क्या होगा, जुड़ गया और ये एक पदार्थ का निर्माण कर लिया। यही हमारा रासायनिक अभिक्रिया कहलाया। ठीक है, समझ में है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है अभिकारक। अभिकारक है क्या, तो अभिकारक का डिफिनेशन यहाँ पे देंगे, जो पदार्थ, क्या देंगे, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर एक पदार्थ का निर्माण करता है, उसे ही हम लोग अभिकारक करते हैं। जैसे में यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे बताया हूँ, ये जो हमारा हुआ ये अभिकारक हुआ। ये जो पदार्थ हमारा टूटा है यही हमारा अभिकारक होगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए अभिकारक हमेशा बायां तरफ होता है। जैसे में यहाँ पे क्या था, CaCO3 था ना, ये टूटकर हमारा बनाया था क्या, CaO प्लस में CO2 बनाया था, इसे हीट किया गया था। तो ये देखिए ये जो होगा हमारा अभिकारक होगा। ठीक है, अब हम लोग प्रतिफल के बारे में जानते हैं। तो प्रतिफल का डिफिनेशन देंगे, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिफल कहते हैं। जैसे में देखिए ये जो पदार्थ था वो टूटकर ये जो बना है और यही हमारा हो गया प्रतिफल, इसी को हम लोग कहते हैं प्रतिफल। और प्रतिफल को हमेशा दायां तरफ लिखा जाता है, याद रखिएगा, अभिकारक को बायां तरफ और प्रतिफल को हमेशा दायां तरफ लिखा जाता है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण है क्या, इसे भी समझना बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले यहाँ पे डिफिनेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। वैसा रासायनिक अभिक्रिया, क्या लिखना है, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपस्थित अभिकारक और प्रतिफल। अभिकारक क्या था अभी जस्ट समझाएं पीछे में, इसलिए आपको एक एक पॉइंट को ध्यान में रखते हुए चलना है, क्योंकि हर टॉपिक पीछे वाले टॉपिक से मैच करेगा। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपस्थित अभिकारक और प्रतिफल को संकेतों या सूत्रों के द्वारा व्यक्त किया जाता है।
मतलब कोई भी एक अभिक्रिया जैसे में यहाँ पे अभी क्या टोटल था CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, तो उसी को हम लोगों को संकेतों और सूत्रों की सहायता से जो व्यक्त किया जाता है यानी लिखा जाता है उसे हम लोग कहते हैं रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे में यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक हमारा यहाँ पे क्या है, एक यहाँ पे देखिए क्या है, कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ संयोग कर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो अब इसको हम लोगों को लिखना पड़ेगा संकेतों और सूत्रों के द्वारा। कार्बन का संकेत क्या होता है, तो कार्बन का संकेत होता है C, ठीक है। अब क्या है ऑक्सीजन, तो प्लस में क्या हो जाएगा ऑक्सीजन O2। अब इसके साथ संयोग करके ये क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा यानी कि CO2 बनाए। तो देखिए इसमें एक संकेत हुआ ना, कार्बन का संकेत क्या हुआ C, ऑक्सीजन का संकेत क्या हुआ O2, और ये क्या बनाया, एक प्रतिफल का निर्माण किया जो है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो यही हमारा क्या होता है रासायनिक समीकरण। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपस्थित अभिकारक और प्रतिफल को संकेतों और सूत्रों के द्वारा व्यक्त करना ही हमारा क्या कहता है, रासायनिक समीकरण कहता है। ये देखिए अभिकारक हुआ था, तो अभिकारक में क्या था, कार्बन और ऑक्सीजन था, तो कार्बन को संकेत के द्वारा यहाँ पे व्यक्त किए, और ये हमारा प्रतिफल हो गया CO2, तो ये सूत्रों के द्वारा व्यक्त हो गया CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2। अब यहाँ पे देखिए क्या आगे बोल रहा है, हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। तो इसको देखिए हाइड्रोजन क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है H, तो हाइड्रोजन का संकेत हमारे यहाँ H2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा H2। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन का संकेत हो जाएगा H2, ठीक है, H2 लिख दिए प्लस में। अब क्लोरीन का क्या होता है, तो क्लोरीन का हो गया Cl। अब यहाँ पे क्या बनाएगा HCl, तो ये हो गया हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये हमारा एक सूत्र हो गया, हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र क्या हो गया HCl, और ये हो गया संकेत हमारा हाइड्रोजन का H2 क्लोरीन का Cl, तो यहाँ पे बन गया HCl। तो यही हमारा होता है क्या, संकेतों और सूत्र के द्वारा व्यक्त करना हमारा क्या रहता है रासायनिक समीकरण। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। रासायनिक समीकरण के यहाँ पे दो प्रकार होते हैं, रासायनिक समीकरण के दो प्रकार होते हैं। पहला संतुलित रासायनिक समीकरण, देख ठीक है, और दूसरा होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है उसे हम लोग सबसे पहले समझते हैं। तो संतुलित रासायनिक समीकरण ये क्या है, रासायनिक समीकरण का ही नाम प्रकार है, तो इसी से हमारा डिफिनेशन बनेगा। वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें उपस्थित अभिकारक और प्रतिफल के प्रत्येक तत्वों की परमाणु की संख्या समान होती है, यानी कि दोनों तरफ बाएं तरफ अभिकारक और दाएं तरफ प्रतिफल, दोनों तरफ तत्वों की परमाणु संख्या क्या होगा समान होगा। उसी को हम लोग कहेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण, बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन, ठीक है, समझ में आया। जैसे में यहाँ पे देख लिए, यहाँ पे क्या है कार्बन और एक है ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों संयोग करके क्या बना है CO2। तो देखिए कार्बन की परमाणु संख्या कितना है, तो यहाँ पे कितना है 1 है, इस साइड कितना है 1 है, ऑक्सीजन का कितना है तो 2 है, इधर में क्या है ऑक्सीजन का 2 है, तो दोनों तरफ सेम है। यही हमारा क्या कहलाता है संतुलित रासायनिक समीकरण, यानी कि दोनों तरफ हमारा सेम होगा तभी हमारा क्या लाएगा संतुलित रासायनिक समीकरण। समझ में आया। तो इसका डिफिनेशन क्या देंगे, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें उपस्थित अभिकारक और प्रतिफल के प्रत्येक तत्वों की परमाणु की संख्या समान होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे हम यहाँ पे दिए हैं एक एग्जाम्पल, इसे लिख लेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे है क्या सल्फर और ये ऑक्सीजन। देखिए सल्फर कितना है 1, इस साइड कितना है सल्फर 1 है, और ऑक्सीजन कितना है 2, तो 2 इस साइड भी है, दोनों तरफ परमाणु की संख्या समान है, तो ये हमारा हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण। अब देखते हैं हम लोग असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और प्रतिफल के प्रत्येक तत्वों की परमाणु की संख्या असमान होता है। उसमें क्या था संतुलित में समान होगा, इसमें असमान होगा यानी कि अलग अलग होगा, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे असंतुलित हो जाएगा, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे में यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम है और ये क्या है ऑक्सीजन, तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के साथ संयोग करके क्या बना है मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनाया है, MgO बनाया। तो देखिए मैग्नीशियम इस साइड कितना है तो 1 है, इस साइड भी 1, लेकिन यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन कितना है, कितना परमाणु 2 परमाणु, तो इस साइड क्या है एक ही परमाणु है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा असंतुलित रासायनिक समीकरण हो जाएगा। समझ रहे हैं। चलिए एक और एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। जैसे में देखिए ये हाइड्रोजन और ये क्या है ऑक्सीजन, ये इसके साथ संयोग करके क्या बना है H2O बनाया, क्या बना है H2O बनाया। तो हाइड्रोजन इस साइड कितना है 1 और इस साइड कितना है 2, इस साइड ऑक्सीजन कितना है 2 और एक साइड कितना है ऑक्सीजन 1 है, तो ये हो गया हमारा असंतुलित रासायनिक समीकरण। चलिए नेक्स्ट टॉपिक अब देखते हैं हम लोग। तो अगला हमारा टॉपिक है यहाँ पे देख सकते हैं आप, आगे बढ़ते हैं। तो
अब यहाँ पे आता है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार क्या क्या है वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला प्रकार में आता है रासायनिक अभिक्रिया, क्या आ गया, ठीक है ना, तो संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। ठीक है, क्या होगा हमारा सबसे पहला प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार, बहुत सारे प्रकार हैं। तो यहाँ पे पहला आ गया संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। चलिए इसका डिफिनेशन हम लोग जानते हैं। तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया, इसका कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि व्हाइट से है, तो क्या लिखेंगे, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक, अभिकारक मतलब लेफ्ट साइड, आपस में संयोग करेंगे यानी कि जुड़ेंगे और एक भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करेंगे, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक यानी कि कोई दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़ेंगे और एक भिन्न गुण वाले पदार्थों का यानी प्रतिफलों का निर्माण करेंगे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, रासायनिक संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। इसका डिफिनेशन एग्जांपल से देखते हैं। जैसे में देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन है, ये दोनों संयोग करके क्या बना है, HCl बनाए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक है क्या, लोहा है और ये है सल्फर, तो ये संयोग करके क्या बना है, फेरस सल्फेट बना है। ठीक है, समझ रहे होंगे, तो इसका डिफिनेशन आप लोग समझ गए होंगे। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में संयोग कर भिन्न गुण वाले एक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब संयोग होता है यार, क्या होता है, संयोग यानी कि जुड़ता है। तो देखिए ये दोनों जुड़ रहे हैं ना, एक पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल वही है। अब चलिए हम लोग देखते हैं एक और यहाँ पे दिया हुआ है क्या एग्जाम्पल, जैसे मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, तो ये एक बना लिया है क्या, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बना लिया है। ठीक है, चलिए हम लोग अगला देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट हमारा वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया है क्या, तो वियोजन अभिक्रिया को समझते हैं। वैसा देखिए उसमें क्या था, वियोजन मतलब उसमें जुड़ रहा था, इसमें क्या हो जाएगा, विघटित हो जाएगा। तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें से कोई एक अभिकारक यानी कि कोई एक पदार्थ विघटित होकर यानी टूट कर भिन्न गुण वाले नए प्रतिफलों का या नए ये पदार्थों का निर्माण करेगा, उससे हम लोग क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। इसको एग्जांपल के जरिए देखते हैं। जैसे में CaCO3, ये क्या होगा, इसको हीट जब देंगे तो ये टूट जाएगा, Ca कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस के रूप में, ये टूट गया ना। तो यही हमारा होता है क्या, वियोजन अभिक्रिया, यानी कि ये टूटना। वियोजन मतलब टूटना, याद रखिए वियोजन मतलब टूटना। तो उसको डिफिनेशन में इस तरह से लगा दिया कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें से कोई एक अभिकारक आपस में संयोग कर या टूट कर भिन्न गुण वाले एक प्रतिफल का निर्माण करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। एक और एग्जांपल यहाँ पे ले, KClO3, इसको जब गर्म किए तो KCl और ऑक्सीजन के रूप में टूट गया। ठीक है, समझ गए होंगे, तो इसको लिख लेंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट हमारा है 3 में वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। तो वैद्युत अपघटन अभिक्रिया है क्या, तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो विद्युत धारा की उपस्थिति में यानी प्रवाहित, जब विद्युत धारा उसमें प्रवाहित होगा तो अपघटित हो जाएगा, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, अपघटन अभिक्रिया, यानी टूट जाएगा। जैसे में यहाँ पे देखिए NaCl, इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित किया गया तो सोडियम और क्लोरीन के रूप में टूट गया, कौन, NaCl नमक। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। एक और एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं Al2O3, एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया गया तो क्या हो गया, AlO2, एल्युमिनियम और ऑक्सीजन के रूप में टूट गया। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। यहाँ पे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, ये क्या है, तो ये प्रकाश की उपस्थिति में होगा। सबका डिफिनेशन सेम है, सिर्फ जिस तरह से क्वेश्चन पूछता है उस तरह से आपको आंसर देना। तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होता है या विघटित होता है, जो होना है वो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में ही होगा, वही हमारा कहलाएगा प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। जैसे में हम लोग देखते हैं यहाँ पे एग्जांपल AgCl, इसमें क्या होगा, इसे जब धूप में रखा गया यानी सनलाइट दिया गया तो Ag+Cl2 बन गया। तो यही हमारा हो गया प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया, या इसी को हम लोग बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो इसका डिफिनेशन हम लोग किस तरह से देंगे, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो कोई तत्व, यहाँ पे तत्व हो जाएगा, व नहीं तत्व को अपने से कम क्रियाशील वाले तत्व को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या हम लोग जानते हैं, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो अपने से कम क्रियाशील वाले, मतलब उससे कम क्रियाशील जो होगा उसके विलयन से वो विस्थापित कर देगा, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, एकल विस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया। जैसे में यहाँ पे देखिए क्या हो गया, फेरिस जो है वो कॉपर से अधिक है, तो ये क्या करेगा, ये विस्थापित कर देगा, यानी कि इसके जगह पे ये चला गया। तो यहाँ पे बन गया है क्या, देखिए जैसे में यहाँ पे बन गया
फेरस सल्फेट और यहाँ पे कॉपर को विस्थापित कर दिया। इसी प्रकार से यहाँ पे जिंक भी कर दिया है, जिंक चला गया यहाँ पे, यानी कि एक्सचेंज कर लिया है, ये हो गया। तो यही हमारा होता है क्या, एकल विस्थापन, या मतलब किसी एक को विस्थापित करेगा अपने से कम क्रियाशील वाले तत्व को। तो यहाँ पे जिंक जो है वो कॉपर को विस्थापित कर दिया है, तो यही हमारा हो गया विस्थापन अभिक्रिया। चलिए अब हमारा आगे है द्विविस्थापन अभिक्रिया, मतलब उसमें एक विस्थापित हो रहा था, इसमें दो हो जाएगा, यानी इंटरचेंज हो जाएगा। देखिए कैसे होगा, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का विनिमय यानी एक्सचेंज होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में यहाँ पे देखिए, जैसे में यहाँ AB जो है, AB कोई होगा पदार्थ, CD कोई पदार्थ होगा, वो आपस में चेंज होगा, यानी कि A जो होगा वो D के साथ चला जाएगा या तो C के साथ चला जाएगा, और D जो होगा वो B के साथ या तो B चला जाएगा C के साथ। यहाँ पे इसी तरह से होगा। जैसे में यहाँ पे एग्जांपल देखिए, AgNO3 NaCl, ये जो हुआ आपस में एक्सचेंज हो गया है। देखिए यहाँ पे इसमें देखिए NaNO3 यानी कि Na जो हो गया इसके साथ चला गया, और Ag जो है वो Cl के साथ आ गया। देखिए इसमें आ गया है ना, तो यही इंटरचेंज हो जाएगा, आपस में क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज कर लेंगे। वही हमारा क्या कहलाएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी कि दो विस्थापित होंगे। यहाँ पे एक और एग्जांपल है BaCl2 प्लस में Na2SO4, तो ये हमारा एक्सचेंज हो गया। देखिए SO4 जो है वो Ba के साथ चला गया, और Cl2 जो है वो Na के साथ चला गया। तो BaCl2 प्लस में Na2SO4 जो है वो मतलब एक्सचेंज करके एक पदार्थ का निर्माण कर लिया, वही हमारा होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया है क्या, तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप की प्राप्ति होती है। अवक्षेप मतलब कुछ बचना, वही हमारा क्या था, अवक्षेपण अभिक्रिया। जैसे में देखिए सोडियम क्लोराइड है और यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट है, तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, ये आपस में संयोग करके यहाँ पे क्या बना है, एक अवक्षेप प्राप्त हुआ है, जो कि ये है AgCl, एकदम सिल्वर क्लोराइड। यहाँ पे अवक्षेप के रूप में क्या बना है, सिल्वर क्लोराइड बना है। ठीक है, एक और यहाँ पे अगला हमारा है उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया को समझते हैं। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल, कोई अम्ल होगा वो भस्म से संयोग यानी कि जुड़कर लवण और जल का निर्माण करेगा, उससे हम लोग क्या कहेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। जैसे में यहाँ पे देख लीजिए, ये जो है HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड, ये हमारा अम्ल है। NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या हमारा, ये हमारा लवण है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, लवण और जल का निर्माण कर रहा है। ये भस्म है, सॉरी यहाँ भस्म है, और ये लवण और जल का निर्माण कर रहा है। तो यहाँ पे डिफिनेशन क्या देना, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल भस्म से संयोग कर लवण और जल का निर्माण करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो ये हमारा हो गया। अगला हम लोग देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के 9वां प्रकार, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है। ऊष्माक्षेपी मतलब क्या होगा, क्षेपी मतलब उत्सर्जित जो कौन क्या रहेगा, तो वह अभिक्रिया क्या कहलाता है, तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन या वृद्धि होता है, मतलब ज्यादा हो जाना या उत्सर्जित हो जाना, वही हमारा होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में यहाँ पे देखिए कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ क्या कर रहा है, संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, और यहाँ पे ऊष्मा भी प्रदान कर रहा है, तो यही हमारा हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो इसका क्या देंगे, एक और उदाहरण यहाँ पे है। सबसे पहले डिफिनेशन समझिए, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन या वृद्धि होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ संयोग करके क्या बना है, यहाँ पे देखिए ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है ना, Ca*OH का होल 2, और यहाँ पे ऊष्मा भी निकल रहा है। चलिए हम लोग देखते हैं 10 में हमारा ऊष्माक्षेपी, उसमें क्या था, ऊष्मा शोषी, उसमें क्षेपी यानी कि वृद्धि हो रहा था, इसमें क्या होगा, ह्रास होगा। तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है या ह्रास होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ पे क्या है, N2 नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। यहाँ पे देखिए ऊष्मा भी था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ऊष्मा का ह्रास हो गया, NO बना लिया। क्या बनाया है, NO। एक और यहाँ पे ले लेते हैं, अगला हमारा ऑक्सीकरण और या उपचयन। यहाँ पे अगला हमारा आ गया है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया क्या है। तो यहाँ पे देंगे डिफिनेशन हम लोग, वैसा रासायनिक अभिक्रिया क्या देंगे, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि या योग होता है
या हाइड्रोजन का ह्रास या कमी होता है, वही उसी को मतलब हम ब्रैकेट में दे दिए समझने के लिए, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे बहुत ये कंफ्यूजन रहता है किसको क्या कहते हैं। तो ऑक्सीकरण को उपचयन कहते हैं, ठीक है, अवकरण को अपचयन कहते हैं। तो याद रखिएगा, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो यानी कि योग हो, ज्यादा हो, या हाइड्रोजन का ह्रास हो या कमी हो, तब उसे क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। जैसे में यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के जरिए, जैसे में यहाँ कॉपर है जो ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे ये उष्मा था तो ये क्या होगा, कॉपर का ऑक्साइड बनाया। यहाँ पे समझिए इस अभिक्रिया में कॉपर जो कॉपर था वो कॉपर के ऑक्साइड में बदल गया है और यहाँ पे ऑक्सीजन का योग हो गया। देखिए यहाँ पे क्या था, ऑक्सीजन जो क्या कॉपर के साथ योग कर लिया यानी कि संयोग कर गया, जुड़ गया, इसलिए यह उपचयन अभिक्रिया है। अगला यहाँ पे H2S + Cl2, तो यहाँ पे देखिए क्या बना है, HCl और ये S बना है। इस अभिक्रिया में H2S जो है वो हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है। जैसे में यहाँ पे देखिए H2 जो है वो क्या, H जो है वो क्या किया, Cl के साथ संयोग कर लिया और ये क्या है, सल्फर जो हाइड्रोजन को त्याग कर दिया यानी कि यहाँ पे हटा दिया है, इसलिए यह उपचयन अभिक्रिया होगा। इसमें उपचयन कौन हो रहा है, तो सल्फर हो रहा है। चलिए अब हम लोग अगला देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है अपचयन या अवकरण अभिक्रिया। तो ये क्या है, चलिए इसको समझते हैं। चलिए अगला हमारा है क्या, अपचयन या अवकारक, क्या कहते हैं, अवकारक। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अवकारक। तो चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले इसको समझना बहुत ही आसान है। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में मतलब कोई पदार्थ होगा उसमें हाइड्रोजन का वृद्धि हो जाएगा यानी कि योग हो जाएगा, ऑक्सीजन का ह्रास हो जाएगा। अब उपचयन में क्या था, किसी पदार्थ में क्या हो रहा था, हाइड्रोजन का कमी हो रहा था, ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा था। लेकिन इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का कमी हो जाता है, हाइड्रोजन में वृद्धि हो जाता है, यानी कि जस्ट उल्टा हो जाता है अपचयन और उपचयन में। तो याद रखिएगा कंफ्यूजन बहुत ही ज्यादा रहता है। चलिए इसको एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन है वो क्लोरीन के साथ योग करके क्या बना है, HCl बना है। तो देखिए यहाँ पे Cl2 यानी कि क्लोरीन जो है उसका अपचयन हो रहा है। कैसे हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, क्लोरीन के साथ क्या हो रहा है, हाइड्रोजन में वृद्धि हो जा रहा है। क्या हो रहा है, ये योग कर रहा है तो हाइड्रोजन में वृद्धि हो रहा है। तो यही हमारा जो हो रहा है यही हमारा कहेगा अपचयन। इसमें हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, अपचयन, सॉरी क्लोरीन का अपचयन हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन का वृद्धि हो रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिख भी दिया है, इस अभिक्रिया में क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन का योग हो रहा है, इसलिए यह अपचयन अभिक्रिया अपचयन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए CaO कॉपर ऑक्साइड जो हाइड्रोजन के साथ संयोग करके क्या बना रहा है, H2। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन CaO का अपचयन हो रहा है। देखिए ऑक्सीजन का यहाँ पे क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है ना, ऑक्सीजन का, कॉपर जो है वो ऑक्सीजन को छोड़ दे रहा है, तो यहाँ पे ह्रास हो रहा है। तो यहाँ पे लिख भी दिए हैं, इस अभिक्रिया में कॉपर CaO से ऑक्सीजन हटता है, इसलिए यह अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। अपचयन यहाँ किसका हो रहा है, तो कॉपर का हो रहा है। ठीक है ना, ये पहचानने के लिए भी आएगा आपको। चलिए अगला हमारा यहाँ पे है उपचायक यानी कि ऑक्सीकारक एवं अपचायक। यहाँ पे देखिए उपचायक को ऑक्सीकारक कहते हैं और अपचायक को अवकारक कहते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं, ये होता क्या है। सबसे पहले समझते हैं उपचायक क्या है। उपचायक, तो उपचायक वे पदार्थ होते हैं जिनके कारण उपचयन की क्रिया होती है। उपचयन की क्रिया होती है, तो पीछे ही समझे उपचयन क्या होता है, अपचयन क्या होता है। उपचयन वे पदार्थ होते हैं जिसके कारण उपचयन की क्रिया होती है। जैसे यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन के साथ योग करके मैग्नीशियम का ऑक्साइड बना रहा है। अब इसको समझते हैं। देखिए यहाँ जो है मैग्नीशियम यहाँ जो है वो उपचयन हो रहा है। कैसे हो रहा है, यह स्पष्ट है कि मैग्नीशियम का उपचयन हो रहा है ऑक्सीजन के कारण, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे संयोग हो जा रहा है। यदि ऑक्सीजन नहीं रहता तो मैग्नीशियम का उपचयन नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन था उसके साथ संयोग कर लिया, इसलिए ऑक्सीजन जो है यहाँ पे उपचायक कहलाएगा। तो यहाँ पे डिफिनेशन ही हम लोग समझे, उपचायक जो होता है वे पदार्थ जिनके कारण उपचयन की क्रिया होती है। तो समझ गए होंगे। अतः उपधातु उपचायक होता है। अपवाद में जो देखिए सभी अधातु क्या है, उपचायक होते हैं। अपवाद में एक जो है वो कार्बन जो है वो
उपचायक नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे देख लीजिए, इसी प्रकार से यहाँ पे कैल्शियम है, आयोडीन है, CaO है, MgO है, ZnO है, MnO इत्यादि, ये सब क्या है, उपचायक है। तो याद रखिएगा, आपको ऑप्शन में भी आ सकता है। अब आता है अपचायक। अपचायक क्या है? तो अपचायक वे पदार्थ हैं जिनके कारण अपचयन की क्रिया होती है। इसमें उपचायक था तो क्या कहलाएगा, उपचयन की क्रिया होगा। इसमें अपचायक था तो अपचयन की क्रिया होगा। जैसे हम यहाँ पे समझ लिए, यहाँ पे CaO जो है वो हाइड्रोजन के साथ संयुक्त करके क्या बना रहा है, CaH2O। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इसी प्रकार से यहाँ पे क्या है, कार्बन है, यहाँ पे सोडियम है, मैग्नीशियम है, H2SA HCl इत्यादि, ये सब क्या होगा, हमारा अपचयन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कॉपर क्या क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। किसके कारण हो रहा है, वो हाइड्रोजन के कारण हो रहा है। ठीक है ना। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं।